डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा टॉपिक है माइग्रेशन एंड नेविगेशन इन बर्ड्स। तो जैसा कि हम क्लास एवीज पढ़ रहे हैं और उनमें डिफरेंट ऑर्डर्स की क्लासिफिकेशन भी है। तो बर्ड्स बेसिकली आपको पता है कि वार्म ब्लडेड ऑर्गेनिजम्स हैं, वार्म ब्लडेड कॉर्डेट्स हैं। तो इनको अपनी बॉडी में टेम्परेचर को और बाकी तमाम चीज़ों को मेंटेन रखना पड़ता है। इसके साथ साथ इनको फीडिंग भी करनी पड़ती है। और ये इतने एडवांस्ड ऑर्गेनिजम्स नहीं हैं कि ये अपना खाना बना सकें या कुछ ऐसा कर सकें कि ये आरामदायक जिंदगी गुजार सकें। लेकिन ये इतने एडवांस तो जरूर हैं, ये अपने नेस्ट भी बनाते हैं, अपनी जो है वो जनरेशन भी आगे प्रमोट करते हैं, और उसके साथ साथ खुद को मेंटेन और सस्टेन रखने के लिए ये ट्रिप भी करते हैं मुख्तलिफ जगहों पे। और ये जो ट्रिप मुख्तलिफ जगहों के करते हैं, ये अपने बच्चों को सिखा कर भी जाते हैं कि जब उनके बड़े नहीं रहेंगे तो उनके बच्चों ने भी ये ट्रिप करने हैं, और अगली नस्ल जब आएगी तो उसको भी सिखाना है कि आपने माइग्रेशन करनी है। और माइग्रेशन क्यों करनी है? अपनी खुराक के लिए, अपने नए घर के लिए, और खुद को सर्दी से बचाने के लिए। और जब मौसम साजगार हो जाए तो आपने वापस भी लौट कर आना है उस जगह पर जहां से आप गए थे। और इनका वहां जाना माइग्रेशन करके, तो इसके लिए जरूरी नहीं है कि वो अपनी अगली नस्ल वहीं पर प्रमोट करेंगे और उनका ब्रीडिंग सीजन वहां पर होगा। नहीं, ये सिर्फ जब माइग्रेशन करेंगे तो खुद को शेल्टर करने के लिए, फूड करने के लिए, और जो मौसम की एक्सट्रीम कंडीशंस हैं उससे उनसे खुद को बचाने के लिए। वो ब्रीडिंग सीजन वहां नहीं करेंगे, ब्रीडिंग सीजन के लिए उनको वापस लौट कर आना पड़ेगा उस जगह जहां से वो गए थे। तो आज का हमारा टॉपिक ही यही है कि माइग्रेशन क्यों करते हैं। तो माइग्रेशन अभी मैंने बताया कि फूड के लिए, शेल्टर के लिए, और एक्सट्रीम कंडीशन से बचने के लिए। नेविगेशन क्या है? नेविगेशन है कि इनका पर ईयर, एनुअली इनका जो माइग्रेशन होता है, आया कि वो जिस तरफ जा रहे हैं वो ठीक डेस्टिनेशन की तरफ जा रहे हैं। तो इसको कंट्रोल करने के लिए इनमें ग्लैंड्स होते हैं, और इनके जो आईज के लेंस होते हैं उनमें फोटो रिसेप्टर्स होते हैं जो इनको ट्रू डायरेक्शन में लेकर जाते हैं और सही से अपने फाइनल डेस्टिनेशन पर पहुंचाते भी हैं। और फिर इनको, जब इनका ड्यूरेशन कंप्लीट हो जाता है तो इनको वापस भी ले आते हैं। तो इस बुक में ये टॉपिक जो लिखा हुआ है, ये इसको हम इतना आसान नहीं कह सकते, लेकिन आप लोगों के लिए आज जो हमने ये लेक्चर बनाया है, इसमें आपके लिए बहुत आसानी हो जाएगी और आपके लिए ये टॉपिक बिल्कुल भी मुश्किल नहीं रहेगा। तो सबसे पहले कुछ बातें जो आप जहन में रख लें। सबसे पहले माइग्रेशन की डायरेक्शन कहाँ होती है, किस तरफ होती है? तो डायरेक्शन होती है नॉर्थ और साउथ में। बर्ड्स की जो डायरेक्शन है माइग्रेशन की, वो सिर्फ और सिर्फ नॉर्थ में होती है और साउथ में होती है। इसकी क्या वजह है? और नॉर्थ, अब माइग्रेशन हम जहां पढ़ेंगे तो हमें पता चलेगा कि ज्यादातर बर्ड्स जो है वो नॉर्थ रीजन में रहते हैं। वो नॉर्थ रीजन में क्यों रहते हैं और उनकी माइग्रेशन साउथ और नॉर्थ पर ही क्यों रिस्ट्रिक्टेड है? वो और डायरेक्शन में मूव क्यों नहीं करते? तो इसके आंसर भी हमें मिलेंगे कि जो हमारे कॉन्टिनेंट्स हैं, अगर हम अर्थ की जो है वो स्ट्रक्चर देखें तो जो इक्वेटर है उससे नॉर्थ पोल में हमारी लैंड ज्यादा है, और जो साउथ पोल है उसकी तरफ तो लैंड बहुत ही कम है, ना होने के बराबर है। ऑलमोस्ट 30% होगी। 70% तो हमारी जो हेमिस्फीयर है, हाफ पोर्शन है इक्वेटर से नॉर्थ की तरफ, उसमें हमारे पास कॉन्टिनेंट्स लैंड ज्यादा हैं। तो इसलिए इंसेक्ट्स वहां ज्यादा रहते हैं और उनको माइग्रेशन साउथ में होती है। तो यही पढ़ेंगे। द पीरियोडिक राउंड ट्रिप्स ऑफ बर्ड्स बिटवीन ब्रीडिंग एंड नॉन ब्रीडिंग एरियाज आर कॉल्ड माइग्रेशन। ब्रीडिंग जहां वो रह रहे हैं और जहां वो जाएंगे वो नॉन ब्रीडिंग एरियाज हैं, और इनका ब्रीडिंग एरिया से नॉन ब्रीडिंग एरियाज में जाना माइग्रेशन कहलाता है। इसके साथ मोस्ट माइग्रेशंस आर एनुअल, कि ईयर वाइज होती हैं। ये दिनों में नहीं कि हम कुछ दिन चले जाएं और कुछ दिन आ जाएं, ऐसे नहीं। दे हैव नेस्टिंग एरियाज इन नॉर्दर्न एरियाज, नॉर्दर्न रीजन्स,
इनके जो नेस्टिंग एरियाज हैं वो नॉर्दर्न रीजन हैं। कैसे? क्योंकि मैंने आपको कहा कि जो हमारी अर्थ है इसके दो हेमिस्फीयर हैं, और इस दो हेमिस्फीयर के साथ आप ये देखें, जहां पर माउस है, हैंड आ रहा है स्क्रीन पर, ये इक्वेटर है जो अर्थ को जो अर्थ को हॉरिजेंटली टू हाल्व्स में चेंज करता है। और ये लाइन हम क्यों लगाते हैं? क्योंकि सूरज से आने वाली रोशनी यहाँ पर आकर डायरेक्ट जो है वो 90 के एंगल पर आती है और टकराती है, और सूरज की रोशनी यहाँ अपनी इंटेंसिटी के साथ आती है, और ये वार्म एरियाज है। तो इसके जब ऊपर नॉर्दर्न हेमिस्फीयर हम देखते हैं तो ज्यादातर आप देखें इस नक्शे में कि जो लैंड है, एशिया, देन नॉर्थ अमेरिका, यूरोप और अफ्रीका, ये सारी लैंड है ही नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में। तो इससे नीचे जो हेमिस्फीयर है इसमें देखें सिर्फ दो ही बड़े आजम नजर आ रहे हैं, और वो भी इतना लैंड नहीं है। तो जहां लैंड ज्यादा है तो बर्ड्स की जो स्पीशीज है और उनका पाया जाना वो भी तो ज्यादा होगा। तो यहां पर सिर्फ यही बात की जा रही है। एंड विंटरिंग ग्राउंड्स इन द साउथ, और इनके लिए जब माइग्रेशन के लिए जो ग्राउंड है, हार्श कंडीशन से बचने के लिए जगह है, वो साउथ में है। और इसको हम कैसे डिफाइन करेंगे? हम कहेंगे कि जो विंटरिंग ग्राउंड हैं वो दरअसल नॉन ब्रीडिंग एरियाज हैं, जहां पर इन्होंने मूव करके जाना है खुद को बचाने के लिए। तो खुद को किससे बचाने के लिए? एक्सट्रीम इन्वायरमेंट से, और खुराक के लिए और शेल्टर के लिए और फेवरेबल कंडीशन के लिए इन्होंने खुद को बचाना है और वहां ले जाना है। उसको वेंटरिंग ग्राउंड्स कहते हैं। और इसकी डेफिनेशन है द एरिया वेयर एन एनिमल दैट माइग्रेट्स spends the part of the year when it is not breeding and raising young। और ये वो जगह है जहां माइग्रेट होकर ये बर्ड्स जाते हैं और वहां ब्रीडिंग नहीं करते, और जो यंग को साथ लेकर जाते हैं वहां उनको रेज कर सकते हैं, लेकिन वहां नए यंग रेज नहीं करते। 70% ऑफ द अर्थ लैंड इज इन द नॉर्थर्न हेमिस्फीयर। मैंने आपको कहा कि जो हमारी लैंड है, टोटल लैंड पूरी अर्थ की ऑलमोस्ट 29 to 30% है, और उस 30% को अगर हम 100% में कन्वर्ट करते हैं तो उसमें से 70% जो है वो नॉर्थ हेमिस्फीयर में। Therefore, migration is more important for species found in northern hemisphere। Migration बहुत जरूरी है। और migration involve east west movement और altitude changes। अब यहां पर ईस्ट वेस्ट क्यों कहा जा रहा है? हम तो साउथ की बात कर रहे हैं। तो अगर हम साउथ की बात कर रहे हैं तो साउथ डायरेक्शन जो हमारा नॉर्दर्न हेमिस्फीयर है उसकी साउथ में हो सकता है। यहां पर ईस्ट वेस्ट जो हम ले रहे हैं सिर्फ इस हेमिस्फीयर का ईस्ट वेस्ट ले रहे हैं। तो इनकी मूवमेंट्स और आल्टीट्यूड चेंजेस। आल्टीट्यूड क्या होता है? ऊंचाई को कहते हैं जी आल्टीट्यूड, पहाड़ों की ऊंचाई। तो ये ऊंचे भी उड़ सकते हैं जी, पहाड़ों की तरफ भी जा सकते हैं। तो इसके साथ माइग्रेशन अलाउज बर्ड टू लीव द क्लाइमेटिक एक्सट्रीम्स। आपका क्वेश्चन आ जाए कि माइग्रेशन क्यों होती है, तो क्लाइमेटिक एक्सट्रीम्स से बचाव के लिए, कि अगर ज्यादा ठंड है या ज्यादा गर्मी है तो उससे बचाव के लिए ये माइग्रेशन करते हैं। ये आपके क्वेश्चन का सिर्फ आंसर होगा कि माइग्रेशन क्यों की जाती है। दस दे सिक्योर, और ये महफूज बनाते हैं एडिक्वेट फूड, अपनी मुनासिब खुराक, शेल्टर, अपने जो है ना सर छुपाने की जगह, एंड स्पेस थ्रू आउट द ईयर, पूरा साल अपने रहने की जगह। तो इनके माइग्रेशन के लिए स्टिमुलस क्या होता है? तो अब हम देखेंगे कि वो कौन सी डायरेक्शंस हैं, वो कौन से इंडिकेटर्स हैं जो इनको बताते हैं कि अब जी मौसम हार्श होने वाला है, लिहाजा कुछ करना पड़ेगा। तो उसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट जो फैक्टर है वो है फोटो पीरियड, लेंथ ऑफ द डे, डे लेंथ, के दिन छोटे हो गए हैं कि बड़े हो गए हैं। अगर दिन छोटे या बड़े हैं तो लफ्ज फोटो क्यों आ रहा है? फोटो को तो रोशनी कहते हैं। अगर दिन बड़ा होगा तो रोशनी ज्यादा देर के लिए रहेगी, और दिन छोटे होंगे तो रोशनी थोड़ी देर के लिए रहेगी। तो अगर ज्यादा देर के लिए है तो ये वहां स्टेबल है, और कम देर के लिए है तो स्टेबल नहीं है।
इनेट जेनेटिक क्लॉक, इनकी बॉडी में, जैसे हमने इंसेक्ट्स में पढ़ा था कि उनका बिहेवियर इनेट होता है, कि उनको जेनेटिकली पता होता है कि उन्होंने क्या करना है, इनवॉलेंटरीली उनको रिमेंबर नहीं करवाया जाता और ना ही उनको लर्न करवाया जाता है कि आप लोगों ने ऐसा करना है, वो जेनेटिकली उनको पता होता है कि उन्होंने ऐसा करना है। तो इनमें भी इनेट जेनेटिक क्लॉक्स होते हैं एंड एनवायरमेंटल फैक्टर्स जो है ना इन्फ्लुएंस द माइग्रेशन। तो दो ही फैक्टर्स हैं जो इन्वॉल्व होते हैं माइग्रेशन के स्टिमुलस के तौर पर। और स्टिमुलस क्या है? वो सिग्नल है, वो हमारे पास सिग्नल है जो इनिशिएट करता है किसी भी एक्शन को या हमें उस चीज के बारे में बताता है। तो सबसे पहली चीज ये फोटो पीरियड है, इंपॉर्टेंट माइग्रेटरी साइन फॉर मैनी बर्ड्स। The changing photoperiod starts seasonal changes in development of gonads। तो पता चला कि जो रोशनी की लेंथ है या हमारे पास डे लेंथ है जिसमें रोशनी रहती है दिन के वक्त सारा का सारा दिन, दिन छोटे और बड़े होते रहते हैं, इसी लिहाज से इनकी बॉडी में जो है ना वो गुनेड्स बनते हैं और उनका साइज इस फोटोपीरियड से इफेक्ट होता है। These changes act as migratory stimuli और यही माइग्रेशन का सबब बनती है। इंक्रीजिंग डे लेंथ यानी फोटो पीरियड जब बड़ा होगा, दिन बड़ा होगा, इन द स्प्रिंग प्रमोट्स डेवलपमेंट ऑफ गुनेड्स। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि जब दिन की लेंथ बढ़ जाती है तो गुनेड्स का साइज भी प्रमोट होने लगता है, बढ़ना शुरू हो जाता है। द डिक्रीजिंग डे लेंथ इन द फॉल इनिशिएट्स द रिग्रेशन ऑफ गुनेड्स। और दिन की लेंथ कम होती जाए तो गुनेड्स का साइज कम होते होते खत्म हो जाता है। The changing photoperiod also promote fat deposition in many birds। और जब गुनेड्स का साइज अप एंड डाउन होने लगता है तो इनकी बॉडी में फैट अक्यूमुलेशन स्टार्ट हो जाती है। और आपने पढ़ा है एफएससी में भी और बाकी बुक्स में भी कि फैट्स जो हैं वो बायोमॉलिक्यूल्स हैं जो सबसे ज्यादा एनर्जी को स्टोर करते हैं। तो इनमें फैट्स एज अ एनर्जी स्टोरेज इनमें जमा होती है ताकि जब ये फ्लाइट कर रहे हो, नॉन स्टॉप फ्लाइट कर रहे हो, तो इनको कहीं से दाना चुगना ना पड़े बल्कि अपनी बॉडी में मौजूद फैट को कन्वर्ट करके, इमल्सिफिकेशन करके वो उसी से ही अपनी एनर्जी हासिल कर ले और फ्लाई करते रहे। द फैट एक्ट एज एन एनर्जी रिजर्व फॉर माइग्रेशन। तो अगर हम कहीं सफर पे जाएं तो अपना कुछ ना कुछ तो खाने पीने का साथ रखते हैं, तो इनका ये खाना पीना फैट होता है। It is believed that the anterior lobe of pituitary gland and the pineal body। तो इनमें जी पिट्यूटरी ग्लैंड और पीनियल बॉडी दो अहम ग्लैंड्स हैं जो रोल प्ले करते हैं माइग्रेशन में। तो पिट्यूटरी ग्लैंड एंटीरियर लोब ये ऐसा ही है जैसा हमने कॉर्डेट ह्यूमंस में पढ़ा है, तो यहाँ में भी इनमें ऐसा ही रोल प्ले करता है। और पीनियल बॉडी क्या है? लाइट सेंसिटिव ग्लैंड्स है, आर इन्वॉल्व्ड इन फोटोपीरियड रिस्पॉन्सेज, फोटोपीरियड रिस्पॉन्सेज में इन्वॉल्व होते हैं। मैकेनिज्म ऑफ माइग्रेशन, कैसे होती है माइग्रेशन? तो शॉर्ट डिस्टेंस माइग्रेंट भी होते हैं, ऐसे बर्ड जो शॉर्ट डिस्टेंस कवर करते हैं शॉर्ट डिस्टेंस माइग्रेंट कहलाते हैं, और ऐसे बर्ड जो लॉन्ग डिस्टेंस कवर करते हैं वो लॉन्ग डिस्टेंस माइग्रेंट्स कहलाते हैं। दे स्टोर फैट इक्वल टू द mechanics of migration are species specific। some birds are long distance migrants, they store fat equal to 50% of their body weight। ओके, इतनी ज्यादा फैट भी ये स्टोर कर सकते हैं जब जिन्होंने लॉन्ग डिस्टेंस कवर करना हो, 50 अपनी बॉडी का भी जो है ना वो आधा हिस्सा तकरीबन वो फैट कवर कर लेते हैं वेटेज में, 50% ऑफ देयर ओन बॉडी वेट। दे मेक नॉन स्टॉप जर्नीज, और ये जब जर्नी करते हैं तो नॉन स्टॉप करते हैं, इनको दाना चुगने का वक्त नहीं होता और ये अपने ही बॉडी में मौजूद फैट इस्तेमाल करते हैं। अदर्स कौन से हैं? शॉर्ट डिस्टेंस माइग्रेंट्स, देखिए जी मैंने खुद लिख दिया आगे। ओके, स्पीशीज स्टार्ट माइग्रेशन स्लोली, ये थोड़ी सी माइग्रेशन करते हैं। दे बिगेन देयर जर्नी अर्ली, तो एंड स्टॉप फ्रीक्वेंटली फॉर फीडिंग एंड रेस्टिंग। वो जल्दी माइग्रेशन स्टार्ट करते हैं और फिर ठहरते हैं। अगर हम सफर पे जाएं, कहीं ट्रिप पे जाएं, तो हम नाश्ता करने के लिए ठहरेंगे, तो हम नाश्ता करने के लिए ठहरते हैं। तो ये शॉर्ट डिस्टेंस माइग्रेंट्स टाइप है और इसमें ये रुकते हैं और रेस्ट भी करते हैं और फीडिंग भी करते हैं। मैनी बर्ड्स कैन फ्लाई एट आल्टीट्यूड्स ग्रेटर देन 1000 मीटर, और 1000 मीटर इज इक्वल टू 1 किलोमीटर। तो ये जो बर्ड्स हैं ये फ्लाई कर सकते हैं 1 किलोमीटर तक। गौर से सुन लें ये बात, 1 किलोमीटर तक फ्लाई कर सकते हैं। आपके पेपर में एमसीक्यूज आ जाए किसी तरह का कि ये कितना फ्लाई कर सकते हैं और किलोमीटर्स में हो, तो फिर आप तो ये ना कहें कि सर बुक में तो मीटर्स में था। तो इसको फॉलो करना है सबने। दस डू नॉट हिट द टॉल ऑब्स्टेकल्स, और इससे ज्यादा वो नहीं ऊपर जाते
नहीं तो इनको मजीद चीजों का सामना करना पड़ सकता है, जिसमें जो है ना वो हमारे पास क्लाउड्स भी हैं, और क्लाउड्स के साथ साथ जो है और ओजोन लेयर्स भी हैं, और काफी सारी चीजें आसमान पर भी हैं जो इनके लिए ऑब्स्टेकल का सबब बन सकती है, रुकावट बन सकती हैं। मेनी बर्ड्स हैव वेरी स्पेसिफिक माइग्रेशन रूट्स, इनके रूट्स स्पेसिफिक हैं। इस एक लाइन से हमारे पास नया टॉपिक बन जाता है कि इनके रूट्स कैसे स्पेसिफिक हो गए। क्या ये जो है ना हमारे रेडार जैसे एक्टिव है, इनमें कुछ ऐसा है जो इनको रूट्स पे रखता है। अल्लाह ताला ने हमें तो आंखें दी हैं, हमें तो जो है ना वो गाड़ी चला के जा रहे हो तो हम रोड से नहीं हटते, तो फिर बर्ड्स को क्या है ऐसा, क्या इनके पास इतना एडवांस जहन है? तो उनके पास अगर एडवांस्ड ब्रेन नहीं है तो उनके जो रिसेप्टर्स ग्लैंड्स हैं और आईज हैं वो इतनी इफेक्टिव हैं कि वो ये काम कर सकती हैं। और कैसे कर सकती हैं? अच्छा, तो आपने पढ़ा है कि जो बैट है जब मूव करता है तो वो एक सिग्नल ड्रॉप करता है जो सामने से टकराकर उसको वापस रिसीव होता है, और उसको पता चल जाता है कि सामने कोई जो है ना वो ऑब्स्टेकल है कि नहीं है। अगर है तो वो खुद को मोड़ लेता है, और ताकि उससे वो ना टकराए। तो इसी तरह बर्ड्स में भी ये जो है ना वो सेंसिटिव एबिलिटीज हैं कि वो सनसेट एंड देन सनराइज एंड ओरिएंटेशन ऑफ स्टार्स, इन चीजों की मदद से खुद का रूट सेट रखता है और वो डेस्टिनेशन पर पहुंचता भी है, और ये निशानियां भी रखता है, लैंडमार्क। जब नए रूट पर जाता है या पुराने ही रूट पर जाता है तो इसको पता होता है कि वो सही रास्ते पर जा रहा है कि नहीं जा रहा। बर्ड्स यूज टू फॉर्म्स ऑफ नेविगेशन। तो नेविगेशन क्या है? हमारे पास फिजाई या समुद्री रास्ता तलाश करना। अच्छा, based birds use two forms of navigation: route based navigation and location based navigation. It involves following track of landmarks, zamini nishanat, during an outward journey. Those landmarks are used in our return trip. और फिर वो चले जाते हैं निशानियां रख के, और फिर वापस आते हैं तो उनको देखते हुए वो वापस आ जाते हैं। ओके, तो लोकेशन बेस्ड नेविगेशन ये बहुत इंपॉर्टेंट है। In this case, direction of the destination is followed from the information available at the site of start of the journey. तो जब वो जर्नी स्टार्ट कर रहे होते हैं तो वो क्या करते हैं? कैलकुलेशन करते हैं। कैलकुलेशन करते हैं कि अब जो है ना वो सूरज की पोजीशन ये है, और स्टार्स की पोजीशन ये है, और लाइट की इंटेंसिटी ये है, और अर्थ मैग्नेटिक फील्ड ये है। तो इन चीजों को माइंड में रखते हुए हम यहाँ ऐसे जाएंगे तो अपने डेस्टिनेशन पे पहुंचेंगे। तो ये उस चीज को करते हैं। इट इन्वॉल्व्स द यूज ऑफ सन कंपासेस। सन कंपासेस क्या है जी? सनसेट कब हो रहा है और सनराइज कब हो रहा है तो उसकी ओरिएंट, सन मूव करता हुआ जा रहा है कि दोपहर के 12 बजे वो हमारे सर पर आ जाता है और शाम को वो गरूब हो जाता है। और जैसे जैसे बर्ड फ्लाई कर रहा है वो सन को भी देखता जा रहा है कि अब ये इतना मुड़ गया है, मुझे अब यहां होना चाहिए। एंड अदर क्लेस्ट्रियल, सूरज चांद सितारे, क्यूज इशारे, इनको देखते हुए आगे मूव करते हैं। एंड मैग्नेटिक फील्ड ऑफ द अर्थ इज आल्सो फॉलोड, तो मैग्नेटिक फील्ड को भी फॉलो किया जाता है। तो सबसे पहले हम सन कंपास पढ़ते हैं जी कि सन कंपास क्या है। द लेंसेज ऑफ बर्ड्स आर ट्रांसपेरेंट फॉर अल्ट्रावायलेट लाइट्स। हमारी आईज अल्ट्रावायलेट लाइट्स को नहीं देख सकती, लेकिन बर्ड्स देख सकते हैं। देयर फोटो रिसेप्टर्स रिस्पॉन्ड टू अल्ट्रावायलेट रेडिएशन। अल्ट्रावायलेट रेडिएशन को ये रिस्पॉन्ड भी करते हैं। अगर इनको ये इनपुट मिल रहा है तो फिर उसको ये आउटपुट भी देते हैं। Thus they orient themselves according to position of sun. तो ये खुद को तरतीब देते हैं सूरज की पोजीशन के मुताबिक। This orientation sign is called sun compass. इसे sun compass कहते हैं। The sun moves between sunrise and sunsets. और हम देखते हैं कि सूरज अगर तलू होता है तो फिर गरूब होता है, और उसने क्या करना है? दरअसल वो तलू गरूब नहीं होता, हमारी जमीन घूम रही है और उसके घूमने की वजह से ही ये हो रहा है सारा का सारा। सूरज का जो है वो अराइज होना और उसका सनसेट होना। बर्ड्स यूज इंटरनल क्लॉक्स टू सेंस द सनराइज इन द ईस्ट। तो वो ईस्ट में सनराइज को अपनी क्लॉक में देखते हैं कि क्या इसकी जो है ना ओरिएंटेशन है, किस वक्त निकला है। द सन इज ओवरहेड एट नॉन, और दोपहर के वक्त ये सर पर होता है। इट सेट्स इन द वेस्ट,
और ये मगरिब में गरूब हो जाता है। द बायोलॉजिकल क्लॉक्स ऑफ माइग्रेटरी बर्ड्स कैन बी चेंज, और ये बायोलॉजिकल जो माइग्रेटरी बर्ड्स का क्लॉक है ये चेंज किया जा सकता है। कैसे किया जा सकता है? अगर हम लेबोरेटरी में एक आर्टिफिशियल सनराइज और सनसेट कर दें तो बर्ड्स फिर उसके मुताबिक बिहेव करेंगे जब वो फ्लाई करेंगे। तो इन एन एक्सपेरिमेंट बर्ड्स रेडी फॉर नॉर्थवर्ड माइग्रेशन इज हेल्ड इन अ लेबोरेटरी। एक बर्ड जो सिर्फ नॉर्थ में मूव करना चाहता था, उसको जब लेबोरेटरी में लाया गया, उसने अपना बायोलॉजिकल क्लॉक सेट कर लिया था किसके मुताबिक? सूरज के मुताबिक। तो उसे लेबोरेटरी में लाया गया और उसे आर्टिफिशियल लेबोरेटरी सनराइज से गुजारा गया। अकर्स लेटर देन द नेचुरल सनराइज। तो लेबोरेटरी में सनराइज पहले करवाया गया बनिस्बत कुदरती सनराइज के। कि अगर हम 1 घंटे का भी डिफरेंस डाल दें कि हम लेबोरेटरी में उसको शो करवा रहे हैं कि सन जो है वो राइज हो चुका है, और इन रियल बाहर लेबोरेटरी से बाहर सन 1 आवर या 2 आवर के बाद राइज करे, तो बर्ड्स तो इतना ज़हीन नहीं है कि हम उनके साथ टैक्टिक गेम्स हो रही हैं। तो बर्ड्स ने खुद का बायोलॉजिकल क्लॉक चेंज किया कि अब जी सन तो अब राइज हुआ है, ओहो मैंने तो पहले गलत क्लॉक सेट कर लिया था। अब जब उसको बाहर रिलीज किया गया तो अब उसको नया टाइम नहीं मिला। किसके लिए? सूरज से जो सूरज का उगना था या उसका तलू होना था उसके मुताबिक दोबारा क्लॉक सेट करने में, तो उसने मूवमेंट शो करा दी नॉर्थ वेस्ट मूवमेंट शो करा दी, जो कि हमारा एक कामयाब तजर्बा था। देन नेचुरल सनराइज in the laboratory sunrise occur later than the natural sunrise. After that they are released to natural light condition. They fly in a direction they sense to be north. अगर ये पुराने उसको सेंस को काउंट करते तो इनको नॉर्थ में होना चाहिए था, बट इट इज रियली नॉर्थ वेस्ट, और वो नॉर्थ वेस्ट हुई तो हमें पता चला कि इनका बायोलॉजिकल जो क्लॉक है वो चेंज किया जा सकता है। नाइट माइग्रेटरी बर्ड्स कैन आल्सो यूज द सन। तो जो रात को उड़ने वाले परिंदे हैं वो भी जो है वो सूरज का इस्तेमाल कर सकते हैं। कैसे? दे फ्लाई इन प्रॉपर डायरेक्शन फ्रॉम द सनसेट। तो सूरज गरूब हो रहा होता है तो उसके मुताबिक एक खास डायरेक्शन में जाते हैं और अपने डेस्टिनेशन पर पहुंच जाते हैं। उसके बाद क्लेस्ट्रियल क्यूज कैसे हैं जी? क्लेस्ट्रियल क्यूज हमारे पास सितारों की निशानी है। Cues other than the sun are also used for navigation. The North Star lines. North Star lines up with the axis of rotation of the Earth in the northern hemisphere. Northern hemisphere में हम खड़े हो जाएं और जमीन घूम रही हो तो रात के वक्त जब हमें स्टार नजर आएंगे तो वो एक लाइन में होंगे, और जैसे ही रात खत्म हो जाएगी दिन चढ़ेगा हमें वो नजर नहीं आएंगे। फिर जब अगली रात आएगी फिर हमें वो नजर आएंगे। क्यों नजर आएंगे? वो वहीं पर खड़े हुए हैं और हमारी जमीन एक खास वक्त पर जब वहां पहुंचती है तो हमें वो ठीक ओरिएंटेशन में नजर आते हैं। फिर जब हम आगे बढ़ जाते हैं फिर वो गायब हो जाते हैं, सूरज की रोशनी जो है वो डोमिनेट हो जाती है। तो बर्ड्स भी इस चीज को ऑब्जर्व करते हैं। और क्या अहम होता है स्टार्स का और हमारा जो उफक है, हॉरिजन है। हॉरिजन क्या होता है? हमारी जो लैंड का कर्व है, कि हम एक हद तक जमीन को देख सकते हैं और वहां एक कर्व बन रहा होता है, उस कर्व को हॉरिजन कहते हैं। तो एंगल बनना स्टार्स की लाइंस और हॉरिजन का। द एंगल बिटवीन द नॉर्थ स्टार एंड द हॉरिजन डिक्रीजेस एज वी मूव टुवर्ड द इक्वेटर। और जब हम इक्वेटर की तरफ मूव करते हैं तो इसकी जो एंगल है वो कम होता जाता है। द लैटिट्यूड्स ऑफ अर्थ कैन बी डिटरमाइंड बाय दिस मेथड। तो इस मेथड से हम डिटरमाइन कर सकते हैं लैटिट्यूड। और लैटिट्यूड क्या है? आपको ये डिफरेंस तो बहुत छोटी क्लासों से भी पता होना चाहिए था, और मुझे लगता है काफी बच्चों को पता भी है। तो आज मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं कि अल्टीट्यूड पहाड़ की ऊंचाई को कहते हैं हम, और लैटिट्यूड किसे कहते हैं? लैटिट्यूड उस पहाड़ के इक्वेटर से इक्वेटर और उस पहाड़ के दरमियान डिस्टेंस कितना है, तो हम कहते हैं लोकेशन डिस्टेंस फ्रॉम इक्वेटर। कि जहां हम खड़े हैं हम इक्वेटर से कितना दूर हैं, हमारे दरमियान और इक्वेटर के दरमियान जो फासला है वो कहलाता है लैटिट्यूड। द लैटिट्यूड्स ऑफ अर्थ कैन बी डिटरमाइंड बाय दिस मेथड। तो हम लैटिट्यूड भी इस मेथड से कर सकते हैं कैलकुलेट। बर्ड्स आल्सो यूज सिमिलर इंफॉर्मेशन टू डिटरमाइन लैटिट्यूड। और बर्ड्स भी ऐसा ही करते हैं, लैटिट्यूड को डिटरमाइन करते हैं इस ओरिएंटेशन से। मैग्नेटिक कंपास जी, हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड है।
कैसी मैग्नेटिक फील्ड है, यहाँ देखें जी, हमारी अर्थ एक मैग्नेटिक फील्ड है और इसी मैग्नेटिक फील्ड की वजह से ही तो सूरज से आने वाली बहुत सारी खतरनाक शुआएं हमसे दूर चली जाती हैं और हमारी अर्थ उसको अपोज कर रही है इस मैग्नेटिक फील्ड के तहत। और इस मैग्नेटिक फील्ड को यूज करते हैं कौन? बर्ड्स। बर्ड्स इनको यूज करते हैं। आप डायरेक्शन देखें, आप डायरेक्शन देखें तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन साउथ से नॉर्थ की तरफ है, साउथ से नॉर्थ की तरफ है। और जमीन बिल्कुल सीधी क्यों नहीं है? इस डायग्राम में हम देख रहे हैं कि हमें सूरज भी नजर आ रहा है, हमें यहां सूरज भी नजर आ रहा है, हाँ जी, हमें यहां सूरज भी नजर आ रहा है और इसके साथ साथ ये अर्थ भी नजर आ रही है। लेकिन अर्थ बिल्कुल सीधी क्यों नहीं है? इसको इस तरह होना चाहिए था, ये क्यों नहीं है और ये टेढ़ी क्यों है? आपने अपनी एलिमेंट्री लेवल पर ये बुक्स पढ़ी थी कि हमारी जो अर्थ है वो 66 डिग्री एंगल पर बेंडेड है, बेंडेड है, झुकी हुई है, जिसकी वजह से मौसम बनते हैं और कहीं सर्दी और कहीं गर्मी होती है। तो इन रियल सर्दी गर्मी बनती ही इस बेंडिंग की वजह से है, जो बेंडिंग हमें नजर आ रही है, जो बेंडिंग हमें नजर आ रही है। तो ये डायग्राम बिल्कुल एग्जैक्ट और करेक्ट बनाई हुई है। तो इस मैग्नेटिक फील्ड को भी ऑब्जर्व करते हैं जी कौन? बर्ड्स। Some zoologists believe that the bird use magnetic compasses to detect the magnetic field of Earth. They determine their direction from this magnetic field. If the magnets are strapped, बंद हो जाएं, अगर ये मैग्नेट बंद हो जाएं, ये मैग्नेटिक फील्ड इनको ना मिले, to the heads of pigeons, इट डिसओरिएंट्स द बर्ड्स। तो ये बर्ड्स के लिए परेशानी का सबब बन जाते हैं और उनकी तरतीब तबाह हो जाती है कि वो कहाँ जा रहे हैं, कहाँ पहुंचेंगे। अब वो परेशान हो जाते हैं। यूरेशियन रूबिन, हाँ जी, हमारे पास जो चिड़िया होती है रूबिन, तो यूरोपियन रूबिन्स एंड द गार्डन वार्बलर्स यूज द अर्थ मैग्नेटिक फील्ड फॉर द ओरिएंटेशन। और ये दो बर्ड्स हैं जी हमारे पास। जो यूरोपियन रोबिन है उसको हम देखते हैं कि कौन कौन सी हैं वो। सबसे पहले वार्बलर, हाँ जी वार्बलर, ये टाइप है। और उसके बाद जो है ना वो रोबिन है, ये है जी जो आम हमारी चिड़िया होती है, ये रोबिन है। बट द मैग्नेटिक रिसेप्टर्स आर नॉट फाउंड इन एनी ऑफ द बर्ड्स। लेकिन मैग्नेटिक रिसेप्टर्स नहीं है। अब वो मैग्नेटिक फील्ड को यूज भी कर रहे हैं और रिसेप्टर्स नहीं है। There were early reports that magnetic iron and magnetites are present in the head and neck of pigeon. लेकिन अगर मैग्नेटिक ट्रू रिसेप्टर्स नहीं है तो उसकी कमी को पूरा करने के लिए मैग्नेटिक आयरन और मैग्नेटाइट हैं जो हेड और नेक ऑफ पिजन में मौजूद होते हैं। बट इट डजंट मैटर हेल्प इन ग्रेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ मैग्नेटिक कंपासेस। कुछ हेल्प करते हैं लेकिन बहुत ज्यादा मेजरली हेल्प नहीं करते। Further experiment cannot prove the magnetic properties in these regions. तो इन रीजन्स में मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज को ज्यादा बेनिफिशियली तौर पर ऑब्जर्व नहीं किया गया। तो मैग्नेटिक आयरन इज आल्सो फाउंड इन बैक्टीरिया एंड अदर एनिमल टिश्यूज बट दे आर नॉट क्लियरली एसोसिएटेड विद अ मैग्नेटिक सेंस। इनमें इनमें भी है लेकिन ये मैग्नेटिक सेंस ज्यादा काउंट नहीं करते। Some zoologists believe that the pineal body of pigeons use the sun compass in responses to magnetic field. तो पिनियल ग्लैंड मौजूद है जी, हमने पहले भी पढ़ा था, लाइट सेंसिटिव ग्लैंड है तो मौजूद है और वो ज्यादातर सन कंपास ही यूज करते हैं। मैनी नेविगेशनल मैकेनिज्म आर प्रेजेंट इन द बर्ड्स। और इसके अलावा भी काफी सारे मैकेनिज्म हैं जो बर्ड में मौजूद हैं। इट सुजेस्ट दैट बर्ड यूज डिफरेंट सोर्स ऑफ इन्फॉर्मेशन इन डिफरेंट सर्कमस्टांसेस। और मुख्तलिफ हालात में वो मुख्तलिफ मैकेनिज्म यूज करते हैं। हमारा ये टॉपिक कंप्लीट हुआ। तो इससे मुतालिक आपका कोई भी क्वेश्चन है तो आप कमेंट बॉक्स में भी मेंशन कर सकते हैं और आप जो है वो रिस्पेक्टिव सीआर और जीआर से भी रब्ता करके मुझसे क्वेश्चन कर सकते हैं। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।